हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 35 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 35वें मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 35वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 35वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 36 से यहाँ पर 81 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 36 से यहाँ पर 81 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 48 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए 36 से यहाँ पर 81 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले 36 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 36 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 6 मिलकर बन जाएगा 9। अब 9 से 81 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 9 का किया गया है स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81। और ध्यान से देखिए 81 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 48 के अंदर और 48 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सबसे पहले तो इस 48 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 और 8 मिलकर बन जाएगा 12 और इस 12 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 12 का स्क्वायर होता है 144। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 144। अब हमें देखना है कि संख्या 144 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 144 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है
वो फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 5 से यहाँ पर 30 कैसे बना है। इसी प्रकार से फिर आपको यहाँ पर पता करना है कि 6 से यहाँ पर 42 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 5 से यहाँ पर 30 और 6 से यहाँ पर 42 बना है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 3 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि 5 से यहाँ पर 30 कैसे बना है। तो मेरे भाई 5 से यहाँ पर 30 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 5 का किया गया है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, और इसी 25 के अंदर इस 5 को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 25 और 5 मिलकर बन जाएगा 30। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 30 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 6 से यहाँ पर 42 सेम इसी प्रकार से बना है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 6 का करेंगे स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होता है 36 और इस 36 के अंदर हम क्या कर देंगे, इसी 6 को ऐड कर देंगे। तो मेरे भाई देखिए 36 और 6 मिलकर बन जाएगा 42। और ध्यान से देखिए 42 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 3 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी की तरह सबसे पहले तो इस 3 का करेंगे स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर होता है 9 और इस 9 के अंदर हम क्या कर देंगे, इसी 3 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 और 3 मिलकर बन जाएगा 12। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 12। अब हमें देखना है कि संख्या 12 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 12 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, संख्या 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने डाइस यानी कि पासे से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर डाइस से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। और यदि ये 2 पॉइंट आपको याद हैं तो आप इस टाइप के प्रश्न को 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर लोगे। 2 पॉइंट क्या हैं, तो मेरे भाई देखिए आपके सामने जब भी डाइस से संबंधित प्रश्न दिया जाए और जितने भी डाइस आपको दिए जाएं उन सभी डाइस में से 2 ऐसे डाइस लेने हैं जिनके अंदर आपको कॉमन संख्या देखने को मिले। ठीक है, कॉमन संख्या मिलने के बाद में आप क्या करेंगे मेरे भाई, दूसरा पॉइंट है आपको क्या करना है, कॉमन संख्या से क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में आपको चलना है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अब मेरे भाई ध्यान से समझिए, देखिए ये है पहला डाइस। ठीक है, ये है दूसरा डाइस।
पहले डाइस के अंदर संख्या है 1 5 3 और दूसरे डाइस के अंदर संख्या है 5 2 4। हमें क्या करना है, कॉमन संख्या देखनी है। कॉमन संख्या का मतलब समान संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो कॉमन संख्या हो गई 5। अब हम क्या करेंगे, दोनों डाइस के अंदर चलेंगे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा पहला डाइस और ये हो जाएगा दूसरा डाइस। दोनों के अंदर कॉमन संख्या क्या है, 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। उसके बाद में देखिए पहले डाइस में चलेंगे क्लॉकवाइज। 5 के बाद में क्या है 3, तो यहाँ पर देखिए 5 के बाद में हम लिखेंगे 3। 3 के आगे कितना है 1, तो मेरे भाई 3 के आगे हम लिखेंगे 1। इसी प्रकार से दूसरे डाइस में देखिए 5 है, 5 के बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के आगे है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 के बाद में 2। 2 के बाद में क्या है 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 के बाद में 4। अब मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 और 4 ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। इसी प्रकार से 3 और 2 ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर क्या 5 के विपरीत 5 होगा? नहीं मेरे भाई, 5 के विपरीत 5 नहीं होगा। 1 से 6 तक की संख्याएं होती है डाइस के अंदर है, तो 5 यानी कि 1 से 5 तक की संख्या है, 6 नहीं है, तो 5 के विपरीत होगा 6। हमसे पूछा गया है कि संख्या 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए संख्या 2 के विपरीत संख्या होगी 3। अब हमें देखना है कि 3 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 3 हमें दिया गया है ऑप्शन 1 के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर डाइस से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक ही पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? यानी कि चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जब भी आप डाइस वाले प्रश्न को सोल्व करो उससे पहले मेरे 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, तो वो देखिए मेरे भाई पहला पॉइंट है क्या, सबसे पहले तो आपके सामने जितने भी डाइस दिए जाएं उन सभी में से 2 ऐसे डाइस लेने हैं जिनके अंदर आपको कॉमन संख्या देखने को मिले। ठीक है, कॉमन संख्या मिलने के बाद में आपको क्या करना है, दोनों डाइस के अंदर क्लॉकवाइज चलना है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमारे सामने दिए गए हैं 2 डाइस। ध्यान से देखिए ये है पहला डाइस और ये है दूसरा डाइस। तो इन दोनों डाइस के अंदर देखिए पहले डाइस के अंदर संख्या दी गई है 5 3 2 और दूसरे डाइस के अंदर संख्या दी गई है 3 5 6। अब हमें क्या करना है, पहला पॉइंट लगाना है। सबसे पहले हमें देखना है कॉमन संख्या। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए पहले डाइस के अंदर यहाँ पर 5 दिया गया है और दूसरे डाइस के अंदर भी हमें 5 दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए पहले डाइस के अंदर हमें 3 दिया गया है, उसी प्रकार से दूसरे डाइस के अंदर भी हमें 3 दिया गया है। यानी कि पहले डाइस के अंदर 5 और 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे डाइस के अंदर भी क्या हो जाएगा, 5 और 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और जो संख्याएं बच गई वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। जैसे देखिए मेरे भाई 2 के विपरीत संख्या होगी 6 और 6 के विपरीत संख्या होगी 2। अब हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि एक ही पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो मेरे भाई 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, तो 6 के विपरीत फलक पर संख्या होगी 2। अब हमें देखना है कि संख्या 2 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर संख्या 2 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर डाइस से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को पहली बार के अंदर क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा तैयार किए गए मास्टर पीडीएफ सेट को आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एग्जाम से पहले मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि 15 दिसंबर 2005 को शुक्रवार है तो 14 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा? यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है वो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न में स्पष्ट बोला गया है कि 15 दिसंबर 2005 को क्या है, शुक्रवार है। तो 14 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा? मेरे भाई ध्यान से देखिए सितंबर और दिसंबर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आता है, सितंबर है। ठीक है, सितंबर के बाद में क्या आता है, अक्टूबर है। अक्टूबर के बाद में क्या आता है, नवंबर है। नवंबर के बाद में क्या आता है, दिसंबर है। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है कि 14 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सितंबर का महीना आता है कितने दिन का, 30 दिन का। यहाँ पर हमसे पूछा गया है 14 सितंबर को, तो 30 में से हम क्या कर देंगे, 14 को कम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 में से तो 14 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 16। ठीक है, अब सितंबर के बाद में क्या है, अक्टूबर है। अक्टूबर का महीना होता है मेरे भाई 31 दिन का। अक्टूबर के बाद में क्या है, नवंबर है। नवंबर का महीना होता है 30 दिन का। उसके बाद में क्या है, दिसंबर है। दिसंबर का महीना होता है 31 दिन का। लेकिन यहाँ पर हमें स्पष्ट बोला गया है कि 15 दिसंबर 2005 को क्या है, शुक्रवार है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं को हम आपस में क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर है 16 और उसके बाद में क्या है, 31 है। 16 और 31 मिलकर बन जाएगा कितना, 47 है। 47 और 30 मिलकर बन जाएगा 77 है। 77 और 15 मिलकर बन जाएगा 92। ठीक है, अब मेरे भाई हमें क्या करना है, इस 92 को भाग करना है 7 से। 7 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि 7वें दिन क्या होता है, वार रिपीट होता है। या फिर एक सप्ताह में दिनों की संख्या होती है 7। ठीक है, या फिर वारों की संख्या होती है 7 है। तो यहाँ पर देखिए 92 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 का भाग 9 में देंगे तो ये चला जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, 9 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2। उसके बाद में क्या है, 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 क्योंकि 2 में भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए 7 ये हो जाएगा कितना, 21 है। तो यहाँ पर देखिए 22 में से 21 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 है। यानी कि हमें क्या करना है, शेष 1 दिन बच गया। अब यहाँ पर देखिए दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर का वार है क्या, शुक्रवार। अपने को पूछा गया है 14 सितंबर का, यानी कि दिसंबर से अपने को चलना है पीछे सितंबर की तरफ है। तो मेरे भाई वार क्या है, 15 दिसंबर का क्या वार है, शुक्रवार है। तो शुक्रवार में से एक वार पीछे चलेंगे तो शुक्रवार के जस्ट एक दिन पहले कौन सा वार आता है, गुरुवार आता है। यानी कि 14 सितंबर 2005 को वार होगा गुरुवार। अब हमें देखना है कि गुरुवार किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है गुरुवार हमें दिया गया है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
डी यानी कि अमर्त्य सेन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वर्ष 1999 में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी यानी कि एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन सी है यकृत ग्रंथि और ऑप्शन डी है अधिवक्र ग्रंथि। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी है रासायनिक अभिक्रिया और ऑप्शन डी है थर्मल ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी यानी कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। तो नए प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी यानी कि बंगाल का पहला विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि CFC गैस मुख्यतः किसके लिए
जिम्मेदार है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर सीएफसी गैस मुख्यतः ओजोन परत की क्षति के लिए जिम्मेदार है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नाभिकीय संयंत्रों में किस तत्व का उपयोग मुख्यतः किया जाता है? मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि नाभिकीय संयंत्रों में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, और मेरे भाई ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि यूरेनियम तत्व का उपयोग मुख्यतः नाभिकीय संयंत्रों में किया जाता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से कंप्यूटर की आईसी चिप किससे बनती है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम में घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दृष्टि दोष मायोपिया में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी है अवतल लेंस का, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस का, और ऑप्शन डी है समतल लेंस का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि दृष्टि दोष मायोपिया में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि दृष्टि दोष मायोपिया में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अस्थि मज्जा किस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है? ऑप्शन ए तंत्री कोशिकाओं का, ऑप्शन बी है लाल रक्त कोशिकाओं का, ऑप्शन सी है त्वचा कोशिकाओं का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अस्थि मज्जा लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है विद्युत वोल्टेज को कम या अधिक करना। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है।
प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विटामिन डी जल में घुलनशील नहीं होता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हड्डियों और दांतों में कैल्शियम किस रूप में होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हड्डियों और दांतों में कैल्शियम होता है कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए लगभग 25,000 प्लस ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी देख लीजिए। देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ध्वनि की चाल स्टील माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस गैस का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड गैस का, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ऑप्शन सी है अमोनिया गैस का और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन गैस का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सिल्वर आयोडाइड गैस का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर
कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।